नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंघाटिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 9th की जो किताब है कृतिका, हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका अध्याय नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय का जो नाम है वो है रीढ़ की हड्डी और इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी नाम से अध्याय है ये एक एकांकी है, यानी एक नाट्य है, ठीक है, जो कि स्त्री विवाह यानी कि जो लड़कियों की शादी के समय आने वाली जो समस्याएं हैं उनको उजागर किया गया है। लोगों की उनके लड़कियों की शादियों के बारे में जो दोहरी मानसिकताएं हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो नाटक है ये बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। आपके सामने है मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो चलिए यहाँ से ये पहले हमें जो नाटक कहाँ से शुरू हो रहा है उस तरह से हमें बता दिया गया है। और अब हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए दो चरित्र हैं, एक बाबू है और एक नौकर है। यहाँ पर ये बाबू और ये दूसरा नौकर, इनकी बातचीत जो रहती है अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो बाबू कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। फिर दूसरा नौकर है वो बोलता है बिछा दूँ साहब। फिर बाबू बोलते हैं कि जरा तेज आवाज़ में बाबूजी बोलते हैं और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, यानी बिछाने के लिए तो बहाया है। तो नौकर बोलता है, वो नौकर तख्त बिछाता है और साथ में ही करता है, ठीक है। तो बाबूजी बोलते हैं कि हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला, इसके ऊपर, आगे देखते हैं, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही, यानी जो चद्दर भी ला जो धोबी के यहाँ से कल आई है वही वाली चद्दर लानी है। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे पर आवाज़ से जाहिर होती है। किसी काम में बहुत व्यस्त है और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबा साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब प्रेमा जो है वो क्या कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोबी की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। अब रामस्वरूप बोलता है धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। तो रामस्वरूप बोला लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। तो प्रेमा बोली यही तो कह रहा था रत्न। रामस्वरूप, क्यों बे रत्न, तेरे कानों में डांट लगी है क्या, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा बोली अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ने, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन बोलता है और दरी। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। अब रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। और रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई बैठी है। अब रामस्वरूप पूछता है मुंह फुलाई, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो प्रेमा बोलती है तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं।
रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ और उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। यानी वो अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि तुम ग्रामोफोन की तरह हो कि एक बार बजा दिया तो बोलते ही चली जाती हो। प्रेमा, अब पत्नी उनकी बोलती है कि हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, यानी यह तो होता नहीं है तुमसे कि अपनी बेटी यानी उमा को राह पर लाओ। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप बोलता है, तो क्या हुआ? प्रेमा बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लिपट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो रामस्वरूप बोलता है, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी पाउडर का कारोबार ही आजकल की लड़कियों के सहारे चलता है। पता नहीं इसका दिमाग कैसे है। तो प्रेमा बोलती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास कराते थे, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठाने पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर बोलता है, चुप चुप, दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, यानी उनके सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप बोलता है, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, जैसे ही रतन आता है तो बोलता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ लो जरा इधर से। चद्दर बिछाते हैं। यानी इस तरीके से वहाँ पर देखिए किस तरह का माहौल है। अगला देखिए, इसके बाद प्रेमा बोलती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, और चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा बोलती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले लेना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, अब रामस्वरूप बोलता है कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का, यानी दूसरा खुद लड़का जो देखने के लिए आ रहा है लड़की को। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताए तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को, इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। इतने में रतन अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप बोलता है, क्या है? रतन, कोई आते हैं, यानी कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तो यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी।
जिस तरह से देखिए हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम किस तरह से जल्दी जल्दी करते हैं, उसी तरह का कुछ माहौल है यहाँ पर। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। इतने में किवाड़ पर दस्तक हो जाती है। राम स्वरूप हाँ 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 आइए आइए हाँ 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 इस तरीके से उनका स्वागत करता है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से एक है। आवाज़ पतली है और घिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हाँ हाँ इधर तशरीफ़ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बैंत गिर पड़ता है। फिर रामस्वरूप यह बैंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं और सब बैठते हैं। हाँ हाँ मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? फिर गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं खंखार कर, नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हाँ 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 यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा अपना काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप बोलता है हाँ 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 यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। हाँ 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 इस तरीके से हंस हंस कर रुक रुक करके बात की जा रही है। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब शंकर बोलता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप बोलता है साल 2 साल? शंकर हाँ 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 जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अब आगे देखिए गोपाल प्रसाद। अब गोपाल प्रसाद बोलता है कि बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख। रामस्वरूप कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खींच से निपोरते हैं। रामस्वरूप बोलते हैं कि जी हाँ उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ गोपाल प्रसाद जो है वो जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद बोलते हैं माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी जब अपने ज़माने की बात आती है तो अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। अब रामस्वरूप बोलते हैं हाँ जी हाँ वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है, यानी हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, ठीक है, अपना आवाज़ और तरीका बदलते हुए गोपाल प्रसाद बोलते हैं अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, यानी बिजनेस जो काम करने आए हैं उसकी बात हो जाए। तो रामस्वरूप पूछते हैं चौंक कर बिजनेस समझकर ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। वो उठते हैं तो गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप हाँ तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ। वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है, यानी लड़की को देख लिया जाए। शंकर बोलता है जी, कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। फिर गोपाल प्रसाद बोलता है क्यों क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठे हो?
ब्याह तबाह करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए ही डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप बोलता है, हाँ, कहते तो आप सही हैं। फिर प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंकार कर बोलता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए बोलता है, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद बोलता है, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अगला देखिए, फिर रामस्वरूप बोलते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, यानी प्लेट लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यहीं की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? तो गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। उसके बाद रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। और गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म प्रमाण पत्र तो मिल ही गया होगा? जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भड़क पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप बोला चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? अब शंकर बोलता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद बोलता है, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हा हा हा, इस तरह से हंसने लगता है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर बोलता है, धन्यवाद, पी चुका। अब राम प्रसाद गोपाल प्रसाद से, आप? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। तो रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन? गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप बोलता है, हाँ, और फिर मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद बोलते हैं, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। अब रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ, यही है,
आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान लाओ, मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। चश्मा? रामस्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, मैंने अर्ज किया ने। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की जेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद बोलता है, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है तो गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप रहती है। फिर रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? तो रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ, यानी वो कहता है कि मेरी कमीजें भी उमा ही सीती है। तो गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। शंकर इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, जरा रुखी आवाज़ में बोलता है वो। तो रामस्वरूप बोलता है, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ने। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब रामस्वरूप, उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय हैं मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तो उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल रहे हैं? और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, वहाँ से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप रहता है। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए किया, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ने आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। तो गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। और बैंत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। उमा बोलती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, उमा रो रही है।
यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है। बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। देखिए किस तरह से जो समाज की दोहरी मानसिकता है, किस तरह से हर बार लड़की के जो मानसिकता है, यानी जो समाज की मानसिकता है, उसमें हमेशा लड़की की नापतोल की जाती है। क्यों? जो लड़का होता है उसके बारे में उसका जो चरित्र है, उसके जो ताक झांक है वो नहीं की जाती, उसकी मापतोल नहीं की जाती। क्यों हमेशा लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठते हैं? तो इस तरह की मानसिकता को इस नाटक के जरिए दिखाया गया है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो देखिए एक शानदार सी PDF आपके सामने है और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है, आप बताइए। तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं और दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आते हैं। तो ये यादें स्वाभाविक है, इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप आ जाती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना, उन्हें नीचे दिखाना गलत है, यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यो भी हर ज़माने की अपनी अपनी स्थितियां होती है। ज़माना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनाते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं होता। और यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका कोई दूसरा महत्व जो है वो नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को उजागर करता है, यानी कि वो मजबूर है इस चीज़ को छिपाने के लिए। तो देखिए इसका उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे कि रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर BA पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान है। रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उनकी सोच अच्छी नहीं थी। लड़के का पिता और लड़का दोनों ही नहीं चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। दोनों यही चाहते थे कि लड़की जो है वो 10वीं से ज़्यादा पढ़ी ना हो, सिर्फ 10वीं पास ही हो। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं और ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करता है। साधारण सी बात है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा करता है वह उचित क्यों नहीं है। ये देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करते समय रामस्वरूप अपनी बेटी से उपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप से पेश आए। उसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और जो दिखावा है उसको बढ़ावा देता है और ये झूठ पर आधारित है। BA पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना तो सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी तरह पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा ही तो है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते, बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार उचित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो देखिए, साधारण सी बात है कि गोपाल प्रसाद वकील हैं, वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस के तराजू में तौलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चलता है। इधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, परंतु समस्या ये है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। तो इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो यह मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि रामस्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है।
अगला प्रश्न देखिए, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से या उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती थी, आप बताइए। कि क्या वास्तव में उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी या ये कोई चारित्रिक विशेषताओं की बात की जा रही है? तो देखिए इसका उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे कि इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि यहाँ पर व्यक्तित्व की बात की गई है, चरित्र की बात की गई है। तो शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के अर्थात व्यक्तित्व विहीन है, उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वे अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है, उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ करता चलता है। ऐसा पति होने योग्य नहीं है। शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। अपना सरेआम अपमान हो चुका है, यानी उसका सरेआम अपमान हो चुका है। अतः वह अपमानित, कपट और दुष्चरित है। अगला देखिए, उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है, इसलिए उसको बिना रीढ़ की हड्डी के कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत हैं और न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो साधारण सी बात है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक भी है। यानी कहाँ उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को रीढ़ की हड्डी से जोड़ा गया है। जैसे पूरे शरीर के लिए एक आधार प्रदान करता है रीढ़ की हड्डी, उसी तरीके से समाज के लिए, मानव जीवन के लिए व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये व्यंग्यात्मक शैली में भी हम इसको मान सकते हैं। इस नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्व विहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रौब दाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता, चूं भी नहीं कर सकता, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे, और यह शीर्षक जिज्ञासा और आतुर करने वाला है। अगला प्रश्न देखिए कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। देखिए, कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह कहानी का या एकांकी का मुख्य जो पात्र है वो उमा ही है, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। एकांकी के मुख्य पात्र शंकर, पुरुष पात्र जो मुख्य पुरुष पात्र है शंकर पर चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी कमी है। नहीं, देखिए ध्यान से देखिए कि एकांकी में मुख्य पुरुष पात्र शंकर पर, जो शंकर है पुरुष पात्र है जो मुख्य, उस पर उमा का चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल जो है वो भारी पड़ता है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला और संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर
अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर के निरुत्तर ही नहीं करती बल्कि उनकी आंखें भी खोलकर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा एकांकी का मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न देखिए, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए, हम बहुत कुछ जान चुके हैं इसके बारे में। तो रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं हम कैसे लिखेंगे कि रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, यानी विचार तो प्रगतिशील है, उसने बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन विवश है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल है तो कुछ दुर्बल। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे पहला, प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है, अच्छा गुण है, बढ़िया गुण है। और विवश पिता होना, रामस्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रख उस पर मनमाना रोब चला सके। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वे गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने के बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है तथा गोपाल प्रसाद की उल जलूल बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। अब अगर हम गोपाल प्रसाद की बात करें तो गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है, जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। गोपाल प्रसाद बड़बोला है, बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है, उसके सामने और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल बिगी बिल्ली बना रहता है, यानी शंकर उसका बेटा। चालाक है, गोपाल प्रसाद चालाक है। वह अपने बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, इनाम, सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांग पूर्ण यानी सर्वगुण पूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके। इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था। हंसोड़ है, गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटिली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। और लिंग भेद का शिकार है। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वे पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए ही है, और ऊंची तालीम भी उन चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी ठीक बातों को सही करना जानता है। इसके लिए वह तर्क न करके जोर जोर से बोलता है और दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्कशाली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है जनाब? मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो इस तरीके से जोर जोर से बोल करके लोगों पर हावी होना चाहता है अपनी बातों से, लेकिन उसकी बातों में तर्क बिल्कुल नहीं होते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को मनाया जा सके। बस लोग उसकी तेज और ओजस्वी जो आवाज़ है उसके सहारे दबाव महसूस करके बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो सिंपल सी बात है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना।
लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना, युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर जैसे लोग जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं, उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना और उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। यानी विवशता उजागर की जाए और कमियां उजागर की जाए। अगला प्रश्न देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। हम अपने तरफ से जो भी उपाय कर सकते हैं हम बताएंगे कि लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर लाया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारे प्रयास हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है। चलिए, धन्यवाद।